दिन की सुनहरी धूप को आज बादलों ने ढक रखा था। बादलों के जमघट बढ़कर धुंध के रूप में जमीन पर उतर आए थे। हवा में नमी होने से हर वस्तु भीग रही थी। आनंद भी चारपाई पर लेटा सामने की खिड़की से बाहर फैली इस धुंध को आश्चर्य से देखे जा रहा था, जिसके कारण पूरा कमरा भीग सा गया था। यों प्रतीत होता था मानो बरसात भीतर घुस आई हो। उसने धुंध में से बाहर देखना चाहा, किंतु उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो आश्चर्य से कमरे की दीवारों को देखने लगा। साफ सुथरा कमरा, हर चीज ढंग से रखी हुई, सफेद फर्नीचर और मेज पर रखी शीशियों से वो किसी अस्पताल का कमरा जान पड़ता था। दवाइयों को देखते ही उसका हाथ उठा और उसकी कांपती हुई उंगलियों ने माथे पर बंधी पट्टी को छुआ। उसे याद आ गया कि अधिक रात गए जब वो सड़क के बीचों बीच बढ़ता जा रहा था, उसकी टक्कर एक कार से हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कोई खबर नहीं थी। वो घायल हुआ और अपने होश खो बैठा। उसे इसका भी ध्यान नहीं था। वो जानना चाहता था कि उसे कौन उठाकर अस्पताल में लाया है। पाँव की चाप सुनाई दी तो वो चौकन्ना होकर बैठ गया। नर्स भीतर आई, जिसकी आंखों में घृणा की झलक थी, परंतु होठों पर बनावटी मुस्कान। शायद उसे भयानक मरीज पसंद नहीं था। जैसे ही नर्स ने मुंह से थर्मामीटर निकालकर तापमान पढ़ा तो आनंद ने पूछा, नर्स क्या है? यहाँ मेरा इलाज कौन करवा रहा है? मैं कुछ नहीं जानती, नर्स ने कठोर स्वर में उत्तर दिया। द्वार पर आहट हुई। डॉक्टर किसी से बातें करता हुआ भीतर आया। आते ही नर्स से उसने कुछ पूछा। नॉर्मल, नर्स ने उत्तर दिया। दैट्स गुड। लो मिस संध्या, तुम्हारा कष्ट कम हुआ। कष्ट कैसा? डॉक्टर, यह तो मेरा कर्तव्य है। संध्या, वही बारीक और सुरीली आवाज जो बहुत समय पहले उसने सुनी थी। आनंद कांप सा उठा और उस लड़की की ओर देखने लगा जो डॉक्टर से कह रही थी, यदि कोई राही भी घायल हो तो मुझसे नहीं देखा जाता, फिर यह तो मेरी ही गाड़ी से टकराया है। आनंद ने जब चोर दृष्टि से संध्या को देखा तो हक्का बक्का रह गया। यह तो उसी की संध्या थी जो उसे कोई अन्य समझकर यहाँ ले आई थी। वो उसे इस दशा में पहचान न सकी। अच्छा ही हुआ, वरना वो भी उसे सड़क पर ही ठुकरा कर बढ़ जाती। उसने भी तो जीवन की लंबी सड़क पर एक दिन उसे ठुकराया था। यह सोचकर आनंद अपने मन में कोई चुभन अनुभव करने लगा। उसने लज्जा से आंखें झुका ली और मुंह दूसरी ओर कर लिया। डॉक्टर ने नर्स को दवाई लिखकर दी और संध्या के साथ बाहर चला गया। जब वे बाहर चले गए तो मुंह फेरकर उसने उस खुले द्वार की ओर देखा जहां कुछ पल पहले उसका जीवन खड़ा था, किंतु वो उसे जी भरकर भी न देख सका। नर्स ध्यानपूर्वक आनंद को देख रही थी। वो चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, इसी देवी ने तुम पर तरस खाया है और आधी रात को तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई थी। जी, आप ठीक कहती हैं। वो कल भी तो आएंगी। नहीं, वो क्यों? इसीलिए कि आज ही आपकी छुट्टी हो जाएगी, उसने नाक चढ़ाते हुए उत्तर दिया और फर्श पर सैंडलों से आहट करती हुई बाहर चली गई। आनंद के मन की हल्की सी चुभन ने सारे शरीर में पीड़ा की एक लहर छोड़ दी। वो बेचैन होकर तड़प उठा। एक समय से हृदय में छिपी कसक फिर जाग उठी। बरामदे में स्तंभ से पीठ टिकाए संध्या मोतियों की उन बेलों को देख रही थी जिन्हें 2 साल पहले उसने लगाया था। आज वो बढ़कर छत तक जा पहुंची थी। हरे हरे पत्तों पर वर्षा कण मोती से प्रतीत हो रहे थे। बेलों में छिपा संगमरमर की तख्ती पर खुदा नीलकंठ का शब्द देख उसके मन में गुदगुदी सी हुई। जीवन की कितनी मंजिलें गुजर गई पर नीलकंठ नहीं बदला। उसका मन अब भी किसी की आह सुनकर बेचैन हो उठता। वो उस घाव पर मरहम रखने को दौड़ती। किसी की पीड़ा को बांटने में ही उसे सुख मिलता। रात वाले पागल को अस्पताल में ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाने में उसे जो आंतरिक आनंद मिला वो उसे आज तक प्राप्त ना हुआ। उसे यों अनुभव हुआ जैसे वो उसे एक समय से पहचानती है, परंतु उसने एक बार भी उसका धन्यवाद नहीं किया। वो इन्हीं विचारों में डूबी अपने आप से बातें कर रही थी कि सुंदर और पासा मामू ने भीतर प्रवेश किया। सुंदर ने अब शराब पीना बंद कर दिया था।
वो कारखाने में बने हुए माल का स्टोर मैनेजर था। पासा मजदूरों की देखभाल और समय पर काम चालू करने का उत्तरदायी था। दोनों को सामने खड़ा देखकर उसके विचारों का तांता टूट गया। मजदूरों की छांट करनी है। कुल 300 मजदूर आए थे। पासा मामू उससे बोले, ओह, शहर में बेकारी इतनी बढ़ती जा रही है, कितने चुने? 50। आवश्यकता तो 40 की थी, किंतु इतनी बड़ी संख्या देखकर 10 और बढ़ा लिए हैं। तो ठीक है, सबको भीतर ले जाओ, संध्या ने उत्तर दिया। चुने हुए मजदूर जब भीतर जाने लगे तो हर किसी को उस खिड़की के सामने से गुजरना पड़ता था। संध्या सबको बारी बारी ध्यानपूर्वक देख रही थी। विचित्र प्रकार की सूरतें, कोई भिखारी, कोई चोरों जैसे, और कुछ ऐसे जैसे अभी पागल खाने की दीवारें फांद कर आए हों। पर उनके ये विचित्र चेहरे देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। उसने कितने ही चेहरे देखे थे। वो जानती थी कि थोड़े ही समय में वो उन्हें एक नए रूप में ढाल देगी। बारी बारी से सब भीतर चले गए तो उसकी दृष्टि अंतिम मजदूर को देखकर ठिठक गई। वो भी क्षण भर के लिए खिड़की के पास आकर रुक गया। उसकी भीतर धसी हुई आंखों में एक बिजली सी चमक, जिसे देखकर जरा सी देर के लिए न जाने क्यों वो कांप गई। उसे यूं जान पड़ा जैसे वो उसे जानती है। मन पर अधिकार पाकर वो खिड़की का सहारा लेकर झुककर उसे देखने लगी। बिल्कुल वही रात वाला भिखारी जिसे वो अस्पताल में छोड़ आई थी। अभी तक उसके माथे पर ताजा घाव का निशान था, पर वो उसे इतना घूर कर क्यों देख रहा है? वो अपने मस्तिष्क पर दबाव डालकर सोचने लगी, कहीं वो उसका आनंद तो नहीं? वे ही चौड़े कंधे, मोटी मोटी आंखें और उनकी गहराइयों में एक अछूती चमक जो कभी समाप्त नहीं होती। आनंद का ध्यान आते ही वो एक बार फिर तनिक कपकपा गई, परंतु वो ऐसी दशा में मजदूरों की पंक्ति में असंभव है। वो ये सोच ही रही थी कि खान पासा ने आवाज दी और वो अजनबी आगे बढ़ गया। मामू पासा और सुंदर खिड़की के पास आकर रुक गए और होठों पर मुस्कुराहट लाकर पूछने लगे, क्यों, आज की छांट कैसी रही? संध्या का ध्यान अभी तक जाने वाले मजदूर पर था। अपने ध्यान में ही उसने कहा, परंतु ये आखिरी मजदूर देखने में बूढ़ा लगता है, वरना है नौजवान। सुंदर ने बात काटते हुए कहा, तो इसे जरा यहाँ बुलवा दो। थोड़े ही समय में सुंदर उसे साथ लिए वहां आ पहुंचा। संध्या ने उसे भीतर आ जाने को कहा और सुंदर को चले जाने का संकेत किया। आंगन से गुजरकर वो बरामदे में आकर खड़ा हो गया। संध्या अभी तक खिड़की के पास खड़ी थी। आने वाले मजदूर को बरामदे में खड़ा देखकर बोली, भीतर आ जाइए। आनंद कांप गया। एक तुच्छ मजदूर को किस मान से बुलाया जा रहा था। वो खड़ा रहा, परंतु संध्या के पुनः अनुरोध पर वो धीरे धीरे पांव उठाता भीतर बढ़ा, जैसे कोई अपराधी जज के बुलाने पर कचहरी के कटघरे की ओर बढ़ता है। उसका मन भय से कांप रहा था। दोनों की आंखें मिली। पहले ही दृष्टि आंखों की पुतलियों से होती हुई मन की गहराइयों में उतर गई। उसे विश्वास हो गया कि आने वाला उसके आनंद के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं हो सकता। किंतु मन पर अधिकार रखते हुए उसने ये प्रकट न होने दिया कि वो उसे पहचान गई है। बैठ जाइए। हाँ हाँ, उस सोफे पर, संध्या ने धीरे से कहा और सोफे की ओर संकेत किया जिस पर बैठने से वो हिचकिचा रहा था। इसे अपना ही घर समझिए, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, किंतु वो लजाते हुए बैठ गया। आराम से बैठ जाइए, शायद आपको आराम की जरूरत है। आनंद जरा फैलकर बैठ गया। अभी तक उसकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। संध्या पास बिछी आराम कुर्सी पर बैठ गई और बोली, यह माथे पर चोट का घाव ताजा ही लगता है। जी, कठिनाई से उसने सूखे हुए गले से निकला। कोई दुर्घटना हो गई क्या? जी, किसी गाड़ी से टकरा गया था। भूल मेरी ही थी कि रात अंधेरे में होश खो बैठा। वो तो कोई बड़ा दयालु था जो मुझे अस्पताल तक मरहम पट्टी के लिए छोड़ आया। संध्या से और रहा ना गया। वो होठों को दबाते हुए धीरे से बोली, आनंद। संध्या। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे, जैसे वर्षों की पीड़ा बुलबुले बनकर फूट पड़ी हो। संध्या ने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ये क्या दशा बना रखी है आपने? वही नम्रता, वही मिठास,
आज बरसों के कठोर अनुभव के पश्चात भी संध्या का मन न बदला था। उसमें द्वेष और घृणा की बास तक नहीं थी, बल्कि स्नेह और सहानुभूति का अमृत निकल रहा था। वो अपने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए तनिक भी नहीं हिचकिचाई। आनंद ने देखा कि उसके आंसू पोंछते हुए स्वयं उसकी पलकों में अटके हुए आंसू बह निकले थे। आनंद झट से उठ खड़ा हुआ और गंभीर होकर बोला, आप मुझे लज्जित ना करें, मैं तो यहाँ अपने आप को भूलने के लिए आया था, अपने दबे घाव फिर कुरेदने नहीं। तो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? वो तो आप कर चुकी, अब मुझे परिश्रम करना होगा। नहीं, मैं आपको मजदूरी नहीं करने दूंगी, आप तो कार के शोरूम के मैनेजर हैं। वो आनंद मर चुका है, तो मैं उसे फिर से जीवित करूंगी। संध्या दृढ़ निश्चय में बोली, अब मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे सब भूल जाने दो। असंभव है, आपको अपना हर घाव मुझे दिखाना होगा, नंगा करना होगा। मैं उस तड़प और पीड़ा को सह न सकूंगा। घाव छिपाने से कभी भरते नहीं, ऐसे ही भीतर दीमक की भांति खा जाते हैं। कुरेद कर मरहम लगाने से चैन मिलता है। आनंद की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो दबे हुए तूफान को और ना रोक सका। आज उसके जले हुए मन को उसने कुंदन बनाने की भट्टी में डाल दिया था। दोनों एक दूसरे के समीप हुए और लिपट गए। संध्या के कहने पर आनंद ने बढ़े हुए बाल कटवाकर वो रूप उतार डाला। आज पहली बार उसने दर्पण में अपना पुराना रूप देखा। चंद ही महीनों में वो कितना बदल गया था। उसके गालों की लालिमा पीले पल में परिवर्तित हो गई थी। आंखें सूज गई थी, जैसे बहुत दिनों से सोया ना हो या किसी रोग का शिकार रहा हो। शाम की चाय पर संध्या ने बेला की बात छेड़ दी। पहले तो वो चुप रहा और फिर धीरे धीरे पूरी कहानी कह सुनाई। आनंद यह सब यूं ही कह रहा था जैसे कोई अपराधी जज को वार्तालाप सुना रहा हो। वो चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनती और सोचती रही। समय बीती हुई बातों को दोहराता है। आसपास के कई उजड़े हुए चिन्ह, बीते हुए समय के अवशेष पुरानी रंगीनियों को क्षण भर के लिए जीवित कर देता है और मानव अपने आप को भूलकर कुछ समय के लिए उसी संसार में लौट जाता है जहां उसे सुख प्राप्त हुआ था। आनंद ने घूमकर उस नन्ही सी बस्ती को देखा जिसे संध्या ने दिल के टुकड़ों में बसाया था, जहां के रहने वाले उसके हृदय के पुजारी थे। किसी की आह भी निकलती तो वो झट घाव पर मरहम पट्टी रखने को भागती। जहां प्रेम था, सच्चाई थी और एकता थी, जहां घमंड और झूठा मान नहीं था। यदि यह छोटी सी बस्ती संध्या उसके मन में बसाती तो? यह विचार आते ही वो तड़प गया। क्या यह भूल अब नहीं सुधर सकती? क्या सवेरे का भूला सांझ को अपनी मंजिल पर लौट नहीं सकता? क्या वो मौत को अलग करके फिर जीवन की सड़न नहीं ले सकता? एकाएक उसके कल्पना के महल को एक ही विचार ने तोड़ दिया। समाज, दुनिया और फिर वो देवी जिसके सामने वो ये कहने का साहस भी ना कर सकता था। सोचता हूँ अब क्या होगा। तुम्हें इस दुनिया में हंसते हुए जीना होगा, किंतु ऐसे जीने से तो मौत अच्छी है। मैं तुम्हें जीना सिखला दूंगी। उसे अनुभव हुआ जैसे उसी के मन की बात उसकी जबान पर आने वाली है। वो झट से बोला, कैसे? बेला को फिर आपके चरणों में ले आऊंगी। बेला का नाम सुनते ही वो तिलमिला उठा, मानो किसी बिच्छू ने उसे अचानक डस लिया हो। वो उसे भूल जाना चाहता था। उसका नाम भी उसके लिए कष्टप्रद था और संध्या हर थोड़े समय पश्चात यह नाम उसके कानों में उड़ेल देती। आनंद चुप रहता। आनंद संध्या के साथ ही रहने लगा। अब वो कारखाने का जनरल मैनेजर था। अनुभव तो था ही। चंद ही दिनों में कारखाने का पूरा काम उसने संभाल लिया। उसके वहां आने से संध्या के कंधों का बोझ भी हल्का हो गया। उसने अपना बहुत सा काम उसे सौंप दिया और स्वयं दिन रात किसी विचार में मग्न रहने लगी। संध्या ने आनंद के पास आकर उसके पास ठहरने की सूचना राय साहब को दे दी, जो एक दिन उसे मिलने भी आए, परंतु आनंद ने मिलने से इनकार कर दिया। संध्या को विश्वास था कि जब राय साहब बेला से यह बात कहेंगे तो वो अवश्य उसके यहाँ आएगी, किंतु ये नहीं हुआ और प्रतीक्षा करने पर भी वो वहाँ नहीं आई। एक दिन संध्या आनंद से चोरी छिपे हुमायूं के घर जा पहुंची।
वो कुछ समय पहले ही स्टूडियो से लौटा था। संध्या को देखते ही वो विस्मय से चकित रह गया। आज बड़े समय पश्चात उन दोनों की भेंट हुई थी। इससे पहले वे आनंद के विवाह पर ही मिले थे। आपने मुझे पहचाना नहीं, संध्या ने पहल करते हुए कहा। नहीं तो, बल्कि सोच रहा हूँ कि कितने बरसों बाद देखा है आपको। आप अभी भी वैसी ही हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना है, कहिए। बेला कहाँ है? बेला? वो तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई है। वो तो आपको मिलती रहती होगी। हमारा तो दिन रात का साथ ठहरा। फिल्मी दुनिया में जो रहना हुआ, तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। कहिए। हुमायूं मुंह पर गंभीरता लाते हुए बोला। उसके जीवन की बढ़ती हुई लपटों को रोकना होगा, इससे पहले कि वो आनंद का सब कुछ जलाकर भस्म कर दे। कहती तो आप ठीक हैं, लेकिन बेला से जरूरी तो आनंद को समझाना है। शायद आपने उनकी हालत नहीं देखी। वो तो संभल चुके, यानी वो आजकल मेरे पास हैं। ओह, तो कहिए मुझे क्या करना होगा? एक स्त्री के मन में आग लगानी होगी। आग? कैसी आग? जी, बेला के दिल में डाह की आग। आप तो फिल्मी दुनिया के माने हुए कलाकार हैं। स्त्री की प्रकृति को आप खूब समझते होंगे। हुमायूं 2-1 मिनट चुप खड़ा संध्या की ओर देखता रहा। एकाएक जोर से हंसने लगा, जैसे संध्या की बातों का रहस्य उसकी समझ में आ गया हो। संध्या भी उसे हंसता देख उसका साथ देने लगी। तो अब मैं चली, संध्या ने उसकी हंसी काटते हुए कहा। ऐसे नहीं, चाय पिए बिना मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा। सच पूछिए तो अभी पी कर आई थी। तो क्या हुआ? एक बार और सही। कहते हैं चाय और मोहब्बत के लिए कोई वक्त नहीं। जब चाहो और जितनी बार चाहो इनका जाम पी डालो। चाय पीते समय दोनों के मन में एक विश्वास अंगड़ाइयां ले रहा था। उन्हें विश्वास था कि उनकी योजना 2 व्यक्तियों के नष्ट होते जीवन को फिर आशा का मार्ग दिखला देगी। वे अवश्य सफल होंगे।